भाभी, इसे देखा, मेरी बेटी है अनन्या। नहीं, मिसेस प्राची जोशी। जी। देखिए मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना पड़ेगा। मैं? पर साहब ने कहा कि नहीं साहब हम करेंगे दिला। हाँ बोल रहे क्या है? सर देखा आपने सर ये ढूंढने नहीं निकली है, ढूंढने का नाटक कर रही है। मुझे पक्का यकीन है कि अनन्या को इसी ने गायब किया है। बताइए प्राची जी, अनन्या कहाँ है? कहाँ छुपा रखा है आपने अपनी बच्ची को? मेरी बच्ची कल दोपहर से गायब है। मैं उसे ढूंढ कर पागल हो गई हूँ, रात भर घर नहीं गई, सड़कों पर भटकती फिर रही हूँ। और आपको मुझे पर शक है कि मैंने अपनी बच्ची को छुपाया है। मेरी बच्ची है सर वो, मैं उसे क्यों गायब करूंगी? सर मैं 5 साल की बच्ची है सर, मेरी बहुत छोटी हो, ये जैसे ढूंढनी है मेरी सर। आपकी बेटी कल दोपहर से गायब है और आपने एक बार भी पुलिस में कंप्लेंट करने की नहीं सोची? इनफैक्ट आपने तो अपने हस्बैंड को भी उसके बारे में नहीं बताया। सर मैं इतना डर गई थी, इतना घबरा गई थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, तो मैं खुद ही उसे ढूंढने निकल गई। और मैंने सचिन को इसलिए नहीं बताया क्योंकि मुझे नहीं पता वो कैसे रिएक्ट करेंगे, तो मैंने कुछ सोचा नहीं, मैं बस उसे ढूंढने निकल गई सर, सच कह रही हूँ सर। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि इसी ने अनन्या को गायब किया? देखिए सर, बात यह है कि 3 दिन पहले मैंने प्राची को धमकी दी थी कि अगर वो नहीं सुधरी तो मैं अनन्या को बोर्डिंग स्कूल में डाल दूंगा। सर इसी धमकी को उसने शायद सीरियसली ले लिया और इससे पहले कि मैं अनन्या को कहीं दूर ले जाऊं, उसी ने अनन्या को गायब कर दिया। वो नहीं सुधरी इसका मतलब क्या है? सर प्राची एकदम पागल, एकदम लापरवाह टाइप की है सर। इसे कुछ पता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। एक बात उसे 10 बार समझानी पड़ती है और फिर भी उसे समझ नहीं आता, और इसी वजह से वो अनन्या का ख्याल भी नहीं रख पाती थी सर। नीति से काजी नहीं कहते। हाँ, मैं उसका ध्यान नहीं रखती, मैं लापरवाह नहीं हूँ सर। मैं सच में उसे स्कूल लेने गई थी, लेकिन जब मैं स्कूल पहुंची तो वो वहाँ थी ही नहीं। आपकी बच्ची का स्कूल आपके घर से 10 मिनट की दूरी पर है और आपने कहा कि आप अपने घर से 1:45 बजे निकली थी। फिर स्कूल पहुंचने में आपको इतनी देर क्यों गई? सर वो मैं स्कूल के लिए जब निकली ना, तो वो हरी भाव चौक है ना, उधर एक लड़के ने मुझे अपनी मोटरसाइकिल से टक्कर मार दी, तो उसी सब झगड़े बहस में देर हो गई सर। अगर आप वाकई में अपनी बच्ची को ढूंढ रही तो इतनी सुबह सुबह उस घर के बाहर क्या कर रही थी जो स्कूल से 40 मिनट की दूरी पर है? आपको कैसे लगा कि एक 5 साल की बच्ची वहां जा सकती है? सर वो मेरी जेठानी का घर है, स्मृति भाभी का। मैं तिला घरी बघायला गेली होती, मुझे लगा कि शायद अनन्या उन्हीं के पास है, उन्होंने ही अनन्या को छुपाया है। आप फिर से झूठ बोल रही हैं प्राची जी। हमने स्कूल के स्टाफ से भी पूछताछ की और उनका कहना भी यही है कि बच्ची अपनी माँ के साथ स्कूल से गई थी। वॉचमैन को बुलाओ। ओके सर। नहीं सर, मैं सच कह रही हूँ, मैं नहीं गई। ये आपकी बच्ची के स्कूल का वॉचमैन है और इसके मुताबिक आप ही बच्ची को लेकर स्कूल से गई थी। बताओ मैडम को क्या हुआ? हाँ साहब, हमेशा यही आती थी बच्ची को लेने और रोज की तरह कल भी आई थी। साहब माँ थी तभी तो बच्ची इतनी खुशी खुशी से गई, किसी अनजान औरत के पास में थोड़े ना ऐसे जाएगी। सर फिर तो औरत पक्का स्मृति भाभी थी, क्योंकि मेरे अलावा अनन्या सिर्फ उन्हीं को देखकर इतना खुश होती है। और सर वैसे भी छुट्टी के वक्त स्कूल में इतनी भीड़ रहती है, इन्होंने कहाँ शक्ल देखी होगी? पता नहीं दिखा था? नहीं ना, मैं कह रही हूँ सर, वो स्मृति भाभी थी। सर मेरी बच्ची को ढूंढ दीजिए, छोटी सी बच्ची है, पता नहीं उसने खाया भी होगा या नहीं उसके साथ। माँ की ममता पर शक करना स्वाभाविक नहीं है, लेकिन यहाँ एक माँ ही शक के दायरे में थी कि उसने अपनी ही बेटी को गायब किया है।
जबकि प्राची अनन्या को ढूंढने में कोई कोताही नहीं बरत रही थी। लेकिन सचिन की शिकायत के बेसिस पर पुलिस के लिए प्राची ही पहली संदिग्ध थी। पर क्या एक मां वाकई अपनी बच्ची को अगवा कर सकती है, और अगर हां तो उसकी वजह क्या हो सकती है, और सचिन का प्राची पर शक कितना सही था? यह बात भयभीत करती है कि एक बाप अपनी ही बेटी की गुमशुदगी का इल्जाम उसकी मां पर लगा रहा है। ये कैसी बातें कर रहे हो आप सर? अनन्या भतीजी है हमारी, प्यार करते हैं मुझसे। हम भी इस घटना से बहुत सदमे में हैं सर। अच्छा, मगर प्राची का तो कहना है कि अनन्या को गायब करने में स्मृति का हाथ है। क्या? सर, अनन्या मेरी बेटी जैसी है, मुझे भी उसकी उतनी चिंता है जितनी प्राची को है। मैं अपनी बेटी को गायब करूंगी क्या? वो आपकी बेटी जैसी है, लेकिन बेटी है तो नहीं ना। लगा रहे? नहीं सर, अंदर कुछ भी नहीं है। हो गई तसल्ली। सर वो भतीजी है हमारी, हमारी ही भतीजी को हम क्यों किडनैप करेंगे भला? ठीक है, हम लोग चलते हैं। अगर हमें जरूरत पड़ी तो आपको थाने आना पड़ेगा। मम्मा, पुलिस हमारे घर क्यों आई है? कुछ नहीं बेटा, अंकल मिलने आए। और तू नीचे क्यों आया? चलो चल। इस फोटोग्राफ में ये बच्ची कौन है? जी वो बेटी थी हमारी। 4 साल पहले हमने उसे खो दिया। इस बार तो तुमने हद कर दी प्राची। कोई इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकता है? मैंने लापरवाही नहीं की, मुझे काही चूक नहीं। हो, तुझे काही चूक नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी, सीधा अनन्या को यहाँ से लेकर जाना चाहिए था। क्यों जाना पाहिजे होता मला? सारी लापरवाही मेरी है। मैं ये कैसे भूल सकता हूँ कि 3 साल पहले भी तुम्हारी वजह मैंने जानबूझ के नहीं किया था। क्यों बार-बार मुझे उस बात का ताना मारते हो? मैं उसे बहुत प्यार करती थी। आप मेरी अनन्या मिली ना? नहीं, अभी नहीं। पर आप लोग ये बताइए कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि स्मृति ने आपकी बेटी को किडनैप किया? सर, मैं बताता हूँ कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं। और सर, इसी वजह से मैं आज भी उनसे नजरें नहीं मिला पाता, हिम्मत ही नहीं होती है सर। और एक ये है जिसने सब कुछ किया और अपनी लापरवाही का इल्जाम स्मृति भाभी पर डाल दिया। तुम मेरी हर बात का गलत मतलब क्यों निकालते हो? मैं उन्हें दुखी नहीं करना चाहती, मैं तो बस अपनी बच्ची को वापस पाना चाहती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची को वापस ढूंढ दीजिए प्लीज। जैसे हमें पता चलेगा आपको जरूर बताएंगे। फिलहाल ये बताइए कि आप लोगों को किसी पर शक है? कोई एक ऐसा आदमी जिससे आपका कोई झगड़ा या दुश्मनी रही? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हम तो मिडिल क्लास लोग हैं सर। मतलब हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? किडनैपर्स का फिरौती के लिए कोई फोन आया? नहीं सर, कोई फोन नहीं आया। वैसे सर, मुझे नहीं लगता कि अनन्या का किडनैप फिरौती के पैसों के लिए हुआ है। हमसे किसी को क्या मिल सकता है सर? सर प्लीज सर, प्लीज मेरी अनन्या को ढूंढ लीजिए। ठीक है, अगर कुछ प्रोग्रेस होती है तो हम आप लोगों को इन्फॉर्म करते हैं। तब तक अगर आपको कोई भी बात याद है, कोई भी ऐसी बात जो आपको लगता है कि हमें मालूम होनी चाहिए, तो हमें जरूर बताइएगा। ठीक है सर। सर, मुझे लगता है कि अनन्या को गायब करने के पीछे स्मृति का ही हाथ हो सकता है, क्योंकि प्राची की वजह से स्मृति की बेटी की जान गई थी। कुछ दिन तो वो चुप रही, लेकिन अपने बेटी को खोने का गम वो भुला नहीं पाई, और इसी वजह से बदला लेने के इरादे से उसने अनन्या को गायब किया हो। कदम ये कि सिर्फ रिवेंज का नहीं है, बल्कि उससे ज्यादा पेचीदा। अगर बच्ची का किडनैप हुआ है तो किडनैप करने वाले का कोई तो मकसद रहा होगा। अगर ये सचिन तो ऐसे बिहेव कर रहा है कि मानो उसका कोई लेना देना ही नहीं, सारा इल्जाम प्राची पर डालना चाहता है। चक्कर सर, इस केस के मामले में जीता। एक मिनट सर। हेलो, हाँ क्या? ओके, हम लोग पहुंच रहे हैं। सर, कंट्रोल रूम से फोन था कि होलकरवाड़ी के तालाब के पास एक 5 साल की बच्ची की लाश मिली। होलकरवाड़ी की बीट पे कौन है? सर, कांस्टेबल सोनावड़े। उसे फौरन वहां भेजो, होलकरवाड़ी तालाब की तरफ।
सर इसने देखा था पहले। क्या हुआ यहाँ? साहब मैं इधर मच्छी पकड़ने आया था, तभी ये लाश देखा। कदम, सचिन और प्राची को बॉडी आइडेंटिफाई करने के लिए बुलाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके सर। बॉडी का चेहरा बहुत बिगड़ चुका है और इसीलिए आपको पहचान के लिए बुलाया है। ये कपड़े हमें इस बच्ची की बॉडी पर मिले थे, पहचानते हो तुम इन्हें? मुझे इन कपड़ों के बारे में कुछ पता, पर ये मेरी अनन्या ही है। तो बेटा आगे बोलो। कदम, ये कपड़ों का चक्कर समझ में नहीं आया। अनन्या तो स्कूल के बाहर से गायब हुई थी ना, तो फिर इसे तो स्कूल यूनिफॉर्म में होना चाहिए। सर हो सकता है कि कातिल ने जानबूझकर स्कूल यूनिफॉर्म बदल दिया ताकि हम लोग गुमराह हो सके। प्राची, प्राची, प्राची। शौरभ, आज से तेरी एक नहीं दो माँ है। आज से तू प्राची काकी को भी माँ कहेगा। मैं समझ सकती हूँ प्राची, औलाद के खोने का गम क्या होता है। मैं समझ सकती हूँ। पापा क्यों नहीं आए? पापा कब आएंगे? ये विधि का विधान था या फिर किसी षड्यंत्र का हिस्सा, जहां अनन्या जिंदा थी पर माता पिता ने किसी दूसरी ही मृत बच्ची को अपना बता दिया था। कौन थी वो बच्ची और कहां थी अनन्या? अनन्या की हालत को देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि वो जरा सी भी तकलीफ में है। अपहरणकर्ता ने उसे इतना संभाल कर क्यों रखा था? कहीं इस अपहरण के पीछे माँ बाप का ही हाथ तो नहीं था? किडनैपर ने अनन्या को किडनैप किया और जान से मार दिया, मगर किडनैपिंग का क्या मोटिव था ये समझ में नहीं आ रहा। पैसों के लिए किडनैपिंग की गई तो फिर फिरौती के लिए फोन क्यों नहीं आया? सर पुलिस को इस केस में इन्वॉल्व देखकर शायद वो लोग डर गए हो और इसी डर के मारे उन्होंने बच्ची को मार दिया हो। हाँ कदम, पर अगर किडनैपर पैसे ही चाहता था तो बच्ची को बेच भी सकता था। उसका मोटिव भी पूरा हो जाता और शायद हमसे बचने के लिए उसे समय भी थोड़ा ज्यादा मिल जाता। सर अगर दुश्मनी वाले एंगल से देखा जाए तो बदला लेने के लिए बच्ची को किडनैप किया गया और बाद में उसे मार दिया गया, फिर तो शक की सुई स्मृति की तरफ ही बढ़ रही है। हाँ कदम, पर मुझे लगता है कि सचिन और प्राची हमसे पूरा सच नहीं बोल रहे और विजय और स्मृति भी हमसे कुछ छुपा रहे हैं। एक काम करो, अपना एक आदमी सिविल ड्रेस में इन पर नजर रखने के लिए लगा दो। ओके सर। अरुणा नहीं आई? वैसे तो बहुत अनन्या अनन्या करती फिरती थी और आज बच्ची की मौत पर ही नहीं आई। अरे मुझे तो जब पता चला कि अनन्या गायब हो गई है, मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि उस मनुष्य ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा और अब उसे मार भी डाला। वरना ये बेचारे सीधे साधे लोग, इनकी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? अरे मुझे तो जब पता चला कि अनन्या गायब हो गई है, मुझे तो पूरा यकीन हो गया कि उस मनुष्य ने उसे कहीं गायब कर दिया होगा और अब उसे मार भी डाला। प्राची, एक मिनट आ रही हूँ। रुको, आ रही हूँ। हाँ खोल रही हूँ, एक मिनट। प्राची संभालो अपने आप को। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? चुप, एकदम चुप। अरुणा, इसकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। सदमे में है। ये क्या कर रही है, क्या बोल रही है, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आई एम रियली वेरी सॉरी। चलो चलो तुम चलो चलो यहाँ से, चलो प्राची चलो।
प्राची के घर के बाहर जो हवलदार हमने तैनात करके रखा है, उसने खबर दी कि कल रात को प्राची और उसकी पड़ोसन अरुणा, इन दोनों के बीच में काफी मार पिटाई हुई। प्राची ने तो अरुणा के ऊपर यह भी इल्जाम लगाया कि प्राची के बच्चे को उसी ने मारा है। सर, हवलदार ने हमें यह भी बताया कि यह अरुणा जो है वो अकेली रहती है, उसे बच्चा नहीं हो रहा है, इसलिए उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। हो सकता है कि प्राची का शक सही हो। अरुणा ने अपने बच्चे की कमी को पूरा करने के लिए अनन्या को किडनैप किया हो और उसके बाद इस डर से कि पुलिस उस तक ना पहुंच जाए बच्चे की जान ले रही हो। मगर इसका उल्टा भी हो सकता है कदम। हो सकता है कि प्राची अरुणा के बच्चे के ना होने का फायदा उठा रही हो और अपना शक उस पर जता रही हो ताकि वो खुद बच सके। क्योंकि अगर अरुणा पर उसे पहले से ही शक था तो उसने हमें पहले क्यों नहीं बताया। और इस प्राची के बारे में मैंने एक बात और नोटिस की है, ये बार बार अपना बयान बदलती रहती है, कंफ्यूज रहती है और लोगों की हाँ में हाँ मिलाती जाती है। एक काम करो कदम, उस मोटरसाइकिल एक्सीडेंट के बारे में पता करो कि वो वाकई में हुआ भी था या नहीं, जिसके बारे में प्राची ने हमें बताया था। सर, मैंने सीसीटीवी फुटेज चेक किया। पुलिस ने मोटरसाइकिल से हुए एक्सीडेंट का सच जानने की ठान से पूछताछ करने का फैसला किया। इसका मतलब प्राची सच बोल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कदम कि अरुणा के बारे में भी उसका शक सही हो सकता है। हमें अनन्या के केस के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बात करनी है मतलब? आपने प्राची की बातों को सच मान लिया? उसने बेवजह मुझ पर इल्जाम लगाया और आप पूछताछ करने आ गए? इसमें इतना हैरान होने की कोई बात नहीं, ये हमारा काम है और हम सिर्फ पूछताछ करने आए, कोई इल्जाम तय करने नहीं आए। ठीक है, आइए। अरुणा जी, जिस वक्त अनन्या किडनैप हुई उस वक्त आप कहां थी? उस वक्त मेरे घर पर मेहमान आए थे तो मैं घर पर ही थी। इस कॉलोनी में इतने सारे लोग रहते हैं तो फिर प्राची ने आप पे ही शक क्यों जताया? सर, प्राची बहुत ही अजीब औरत है। मुझे तो लगता है उसका दिमाग खराब है। एक बार जब मैंने अनन्या को बचाने की कोशिश की तो उसने मुझे थैंक यू बोलने की बजाय मुझे ही बुरा भला सुना दिया था। तुम क्या कर रहे हो मेरे घर में? मेरी बच्ची का हाथ जला दिया। अरे प्राची, मैंने तो उसे बचा लिया, वरना वो पूरी जल जाती। हाँ, तुम तो चाहोगी कि मेरी बच्ची जल जाए। तुम्हारी अपनी औलाद नहीं है तो तुम दूसरों के बच्चों के साथ बुरा करोगी। मनहूस हो तुम, मनहूस। निकल जाओ मेरे घर से, और आज के बाद मेरी बच्ची के आसपास भटकना भी मत। निकलो यहाँ से। सर, मैं बच्चा नहीं पैदा कर सकती, इसीलिए सब लोग मुझे मनहूस कहते हैं। इसीलिए मेरे पति ने भी मुझे छोड़ दिया। लेकिन सर, मैं बच्चों से बहुत प्यार करती हूँ। मैं बच्चों को तकलीफ पहुंचाने के बारे में सोच भी नहीं सकती। उस दिन जो भी गलतफहमी हुई उसके बाद प्राची ने मुझे कभी नहीं समझा। शायद इसी वजह से उसने मुझ पर इल्जाम लगाया। तो आप कहना चाहती हैं कि प्राची झूठ बोल रही है? सर, अब मैं क्या कहूँ, उसकी भी कोई गलती नहीं है। वो ऐसे इसलिए क्योंकि उसका पति उसको ऐसे ट्रीट करता है। वो हमेशा डरी हुई रहती है। उसका पति हमेशा उसमें गलतियां निकालता रहता है, उसे डराता रहता है, चिल्लाता रहता है। शायद इसीलिए वो कुछ भी करती है, कुछ भी कहती है। कदम, अगर अरुणा सचिन के बारे में जो कह रही है वो सच है तो हो सकता है कि अनन्या की किडनैपिंग और मर्डर का सच कुछ और ही हो। अरुणा ने कहा कि अनन्या के हाथ पे जलने का निशान था, पर जो डेड बॉडी हमें मिली उसके हाथ पर कोई निशान नहीं। एक काम करो, अनन्या की डेड बॉडी का फोटोग्राफ निकलवाओ। ओके सर। कहाँ जा रहे हम लोग? पापा से मिलने। बोलो ना, बोलो ना। सर, तालाब के पास जिस लड़की की लाश मिली थी इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट और ये फोटोग्राफ्स। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक इस बच्ची की मौत 21 तारीख को शाम को 4 से 5 बजे के बीच में हुई और इसकी लाश हमें कल यानी 22 तारीख को मिली। तुम्हारा शक सही था कदम, बच्चे के हाथ पे जलने का कोई निशान नहीं है और ना ही इसके बारे में पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में कोई जिक्र है। एक काम करो, इन दिनों में आसपास के एरिया में जितने भी बच्चों की मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज हुई हैं उनके माँ बाप को शिनाख्त के लिए बुलाओ। ओके सर।
इस फोटो में जो बच्ची है, जरा ठीक तरह से देखकर बताओ, क्या ये आपकी है? या अल्लाह, ये तो मेरी बच्ची। आपने अपनी बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई थी? जी साहब, 15 तारीख को हमने मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन फोटोग्राफ्स में तो चेहरा अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है, फिर आपने कैसे पहचाना? साहब इसकी फ्रॉक से जिस दिन ये गायब हो गई थी उस दिन मैंने इसे ये कपड़े पहनाए थे। जिस दिन ये गायब हुई थी उसी दिन शाम को इसका जन्मदिन हम लोग मनाने वाले थे। अपने बच्चे को आखिरी बार ना देख पाना, उसका अंतिम संस्कार तक नसीब ना होना माँ बाप के दिल में एक घाव बनकर रह जाता है। और हिना के माता पिता को ये घाव प्राची और सचिन की वजह से मिला था, क्योंकि उन्होंने उनकी बच्ची को अपनी बच्ची बताकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया था। और यह बात पुलिस के गले नहीं उतर रही थी कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, क्यों वो अपनी बच्ची और दूसरे की बच्ची में फर्क नहीं कर पाए। क्या यह वाकई इत्तेफाक था या फिर एक सोची समझी साजिश? आप लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो डेड बॉडी अनन्या की थी? मतलब सर हम कुछ समझे नहीं। आपकी बेटी के हाथ पे जलने का निशान था और जिस बच्ची की लाश हमने आपको दिखाई उसके हाथ पर कोई निशान नहीं था। हमने मिसिंग बच्चियों के माँ बाप को थाने में बुलाया और उस बच्ची के असली माँ बाप ने उसको पहचान लिया है। मतलब मेरी बेटी जिंदा है, पर वो कहाँ है? कहाँ है वो? वो तो आप लोग हमें बताएंगे कि अनन्या है कहाँ छुपा के रखा है उसे। और आप लोगों ने उसकी किडनैपिंग की झूठी कंप्लेंट क्यों करवाई? मतलब सर? मतलब ये कि प्राची ने तो आपको बताया नहीं कि आपकी बेटी गायब है, तो अनन्या के गायब होने की खबर आपको कहां से मिली और फिर किस बेसिस पर आपने उसकी किडनैपिंग की रिपोर्ट थाने में लिखवाई? अच्छा, तो अब आप ये कहना चाहते कि हमने ही हमारी बेटी का किडनैप कराया? एक तो आप लोगों ने इतना बड़ा पाप करा दिया हमसे, और हमारी जिंदा बेटी को मरा हुआ समझकर न जाने किसकी बेटी का अंतिम संस्कार करा दिया हमसे। सर, अब जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं हाथ जोड़कर आपसे रिक्वेस्ट करता हूं सर, मेरी बेटी को ढूंढ ले प्लीज सर। सर मुझे लगता है कि अनन्या के गायब होने में सचिन का हाथ हो सकता है। आपने देखा जैसे उसे सच पता चला कैसे भड़क गया था। उसने सोचा होगा कि गलत लड़की की पहचान करके वो हमें गुमराह कर सकता है, लेकिन जब वैसे हुआ नहीं तो वो बौखला गया। हो सकता है प्राची पर तो उसे पहले से ही भरोसा नहीं था कि वो अनन्या का ख्याल रख सकती। इस बात की धमकी भी दी थी उसने प्राची को। सर मुझे तो लगता है कि वो प्राची के ऊपर भी जानबूझकर इल्जाम लगा रहा है ताकि उसके ऊपर कोई शक ना कर सके। एक काम करो कदम, सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स और उसका मोबाइल फोन लोकेशन निकलवाओ। देखते हैं कि जिस दिन बच्ची किडनैप हुई उस दिन ये कहां था और क्या कर रहा था। ओके सर। सर सचिन के कॉल रिकॉर्ड्स। सर सचिन जोशी के कॉल रिकॉर्ड से पता चलता है कि पिछले 2 हफ्तों से सचिन की इस पर्टिकुलर नंबर पर काफी बार बात हुई है। किसका नंबर है ये? सर इसी एरिया का एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टर है, कंस्ट्रक्शन की आड़ में पैसे वसूली का काम करता है। कई बार जबरन वसूली की केस में अंदर भी जा चुका है। सर खबरों से पता चला है कि राजू और सचिन के बीच में 2 हफ्ते पहले किसी बात को लेकर बहुत बड़ा झगड़ा हुआ था। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन से बदला लेने के लिए उसने अनन्या को गायब किया हो? कदम अगर ऐसा होता तो सचिन का पहला शक राजू पर ही जाता ना, और हमारे बार बार पूछने पे भी उसने राजू का नाम नहीं लिया। या हो सकता है कि उसने जानबूझकर राजू का नाम छुपाया हो। ये सचिन ना हमसे जरूर कुछ ना कुछ छुपा रहा है। कदम वो राजू को कैसे जानता है? राजू? कौन राजू सर? ये तेरे कॉल रिकॉर्ड्स हैं और इसमें राजू का नंबर भी है। बोल, अभी बोल कि जानता नहीं है राजू कौन है? ऐसी बात कर रहा था उस नंबर पे। देख सचिन, सच सच बोल, नहीं तो अनन्या की किडनैपिंग के केस में और पुलिस को गुमराह करने के केस में अंदर डाल दूंगा तुझे, समझा? मैं बताता हूँ सर। सर मुझे सच में नहीं पता था कि राजू ने अनन्या को किडनैप कर लिया है सर। खरंच सांगतो साहेब, मला खरंच नव्हतं माहिती साहेब। मुझे तो तब पता चला जब वो राजू ने मुझे फिरौती के पैसों के लिए कॉल किया। ए सुन, तुझे अगर अपनी बेटी जिंदा वापस चाहिए ना तो 5 लाख का इंतजाम कर, समझा? और हाँ, अगर पुलिस के बारे में सोचा भी तो बेटी इंस्टॉलमेंट पे मिलेगी, समझा? मैं पैसे कहाँ से देता सर? कहाँ से देता? मेरे पास पैसे है ही नहीं। तो ये बात तूने हमें पहले क्यों नहीं बताई? राजू है ना, बहुत बड़ा गुंडा है, वो कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है। मुझे डर था कि कहीं वो मेरी बच्ची को नुकसान ना पहुंचाए, सिर्फ इसीलिए मैं उससे फोन पर बात करता था और अनन्या को छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा था सर। सिर्फ इसीलिए बात करता था मैं। मगर जिस दिन तूने डेड बॉडी को आइडेंटिफाई किया था उस दिन भी तूने हमें राजू के बारे में नहीं बताया, क्यों? हाँ तो मैंने नहीं लिया था क्योंकि
मुझे यही डर था कि कहीं मैं आप लोगों को सच्चाई बता दूंगा तो वो राजू मेरी बच्ची को नुकसान पहुंचाएगा सर, और इसीलिए उसके बाद भी मैं उससे फोन के कांटेक्ट में रहा। तो सर पिछले 3-4 दिनों से वो मेरा फोन नहीं उठा रहा सर। मैं आप लोगों को सब कुछ सच बता दिया है सर, सब कुछ सच बता दिया है। प्लीज सर, प्लीज मेरी बच्ची को ढूंढ लो। सलोने, लगता है दरवाजा अंदर से लॉक है, तोड़ना पड़ेगा। हाँ सर लाइट्स ऑन करा। देशमुख, तोलावड़े, सगळं घर नीट तपासा, कहीं पर भी अनन्या या कुछ भी क्ल्यू मिलता है तो ढूंढो। सर ओके सर। कुछ मिला? नहीं सर, हमने सर्च किया, कुछ नहीं मिला। हेलो साहब। हाँ हाँ सर, सब राजू तांबे कुंते चौक में बार के बाहर खड़ा है। अनन्या कहाँ है? अब वो सचिन को पूछो, बच्ची तो मैं उसको कब का वापस कर दिया। तूने बच्ची को पैसे के लिए किडनैप किया था ना? हाँ, बिना पैसे ये वापस कर दिया? साहब पहली बात कि मैंने किडनैप किया ही नहीं है, और दूसरी बात कि सचिन ने जब मुझे पैसे दिए तो मैंने उसकी बच्ची वापस कर दी थी उसी समय। मतलब? साहब मेरे 5 लाख अटके थे उसके पास, देने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर एक दिन मिला और मुझसे बोला कि मेरी बच्ची है ना अनन्या, हाँ उसे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रखना होगा तुम्हें, और जैसे पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं पैसे आपको दे दूंगा और बच्ची मुझे लौटा देना। ठीक है। फिर मैंने उसकी बच्ची वापस की और वो मुझे सारे पैसे दे दिया। यही डील था सर, सच बता रहा हूँ सब। ये क्या लगा? झूठी कहानी हमें सुनाकर हमें गुमराह करेगा? नहीं साहब, झूठ नहीं बोल रहा, मैं झूठ क्यों बोलूंगा साहब? मैं क्यों उस करके के बच्ची को किडनैप करूंगा साहब, जबकि मुझे पता है उस लुक्के के पास एक भी पैसा नहीं, उल्टा मेरे पैसे उसके पास अटके थे साहब। साहब मैंने कुछ नहीं किया साहब, सही बता रहा हूँ, मुझे फंसा रहा है वो। सर आप कैसी बातें कर रहे हो? ये राजू तो गुंडा है। क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि मैं अपनी 5 साल की मासूम बच्ची को राजू जैसे गुंडे को दूंगा? हाँ, हमें ऐसा लगता है, क्योंकि तुम अनन्या को प्राची से दूर करना चाहते थे। हाँ सर, अगर मैं ऐसा करना भी चाहता था तो मैं अनन्या को कहीं और रख सकता था, राजू को क्यों दूंगा सर? राजू का कहना है कि सचिन ने खुद अपनी बेटी को किडनैप कराया, जबकि सचिन कह रहा है कि पैसों के लिए राजू ने अनन्या को किडनैप किया। अब इन दोनों में से एक आदमी तो जरूर झूठ बोल रहा है, मगर पता नहीं कौन। और इन दोनों के अलावा एक और कड़ी है, वो औरत जिसने अनन्या को स्कूल से पिक किया। वो औरत कौन हो सकती है? सर कदाचित ती प्राची पण असू शकते। प्राची और सचिन ने मिलकर यह सारा ड्रामा किया होगा, क्योंकि राजू के बयान के मुताबिक उससे सचिन से 5 लाख रुपए लेने थे, जो कि सचिन दे नहीं पा रहा था, और इसीलिए ये सारा किडनैपिंग का ड्रामा इन दोनों ने रचाया और उसमें राजू को फंसाने की कोशिश की, ताकि वो राजू को 5 लाख रुपए देने से बच जाए। और कदम, सचिन तो ऑलरेडी हमें बेगाने की कोशिश कर चुका है। अब प्राची ये तो कंफ्यूज रहती है, खुद कुछ कर पाना इसके बस की बात नहीं। हाँ, विजय और स्मृति के पास किडनैपिंग का मकसद जरूर है। हो सकता है कि बदले की भावना से इन्होंने अनन्या को किडनैप किया, पर इन सब लोगों के बयान में अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि ये सच बोल रहे हैं या गलत। पर ये अरुणा वो औरत हो सकती है जिसने अनन्या को स्कूल से पिक किया। इसका खुद का कोई बच्चा नहीं है और बच्चे इसकी कमजोरी है। अरुणा जी, आपने कहा उस दिन आपके यहाँ मेहमान आए थे, राइट? जान सकता हूं कौन थे वो? मतलब ये कि हम जानना चाहते हैं वाकई में आपके यहाँ उस दिन कोई मेहमान आया था कि नहीं। कदम, इनसे उन सबका नंबर लो और पता करो कि इनके यहाँ उस दिन कोई आया था कि नहीं। अरे सर, मैं क्या बोल रही हूँ, आप उस दिन कहीं नहीं गई थी। आप अनन्या के स्कूल के बाहर थी और सचिन के साथ मिलकर अनन्या को आप ही ने किडनैप किया है। नहीं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अब भी झूठ बोल रही हैं? मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं सच नहीं बोल सकती। अच्छा, देशमुख मैडम, बिठाइए नीचे, अभी लॉकअप में ही सच बोलेंगी। अरे एक मिनट छोड़िए सर, मैं सच बताती हूँ, मैं सच बोलती हूँ। उस दिन मैं मिस्टर मेहरा के साथ थी, वो यहीं पास में रहते हैं। काफी टाइम से उनका और मेरा अफेयर चल रहा है। ये बात उनकी बीवी को नहीं पता, इसीलिए मैंने आपको भी नहीं बताया। बाकी
बाकी मैं सब सच बोल रही हूँ, मेरा और सचिन का कोई लेना देना नहीं है। अगर अरुणा का उस केसी को लेना देना नहीं है तो फिर वो औरत कौन थी जिसने उस बच्ची को स्कूल से पिक किया? कदम, इस केस की कोई एक ऐसी कड़ी है जो अभी तक हमारे सामने नहीं आई है या अभी तक हम उसे पकड़ नहीं पा रहे हैं। हेलो, क्या? सर वो प्राची मेरे बच्चे को, मेरे शौर्य को उठा के ले गई है सर। सर वो पूरी पागल है सर। कहाँ है मेरी बेटी? कहाँ छुपाई तूने उसे? प्राची, पहले तो चिल्लाओ मत, शांति से बात करो। आओ बैठो। मुझे नहीं कोई बात शांति से बात करनी। मेरी बच्ची को गायब करके मुझे क्या दे रही है? मुझे पता है तू नहीं छुपाया, उसे पता कहाँ है वो? प्राची, तूने फिर वही बकवास शुरू कर दी। तू पागल हो गई है क्या? तो पागल हो गई हूँ। बता मेरी बच्ची को कहाँ छुपाया है? प्राची, मैं सच कह रही हूँ, मुझे नहीं पता अनन्या कहाँ है। अच्छा, तुझे नहीं पता कहाँ है तो मैं सर, इससे पहले कि वो मेरे शौर्य को कोई नुकसान पहुंचाए, आप प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, उसे पकड़ लीजिए, मेरे शौर्य को बचा लीजिए। वो औरत वाकई पागल औरत है सर। प्लीज हमारे बेटे को बचा लीजिए। अनन्या के अपहरण और गलत बच्ची की पहचान से होता हुआ ये केस अब शौर्य के अपहरण तक आ पहुंचा था। अनन्या के अपहरण में प्राची सबसे पहली संदिग्ध थी और चूंकि पुलिस को इस बात का अंदाजा था कि प्राची मानसिक रूप से स्थिर नहीं थी, तो शायद अपनी इसी अस्थिरता की वजह से उसने शौर्य का भी अपहरण कर लिया था। पर सवाल यह था कि प्राची खुद अनन्या का अपहरण करके पुलिस को गुमराह क्यों करेगी, और अगर अनन्या उसी के पास थी तो उसे अब शौर्य का अपहरण करने की क्या जरूरत थी, जिसे आज तक लोग एक हादसा समझ रहे थे। कदम, ये प्राची और शौर्य के बारे में कुछ पता नहीं चला ना? काम करो, प्राची और शौर्य की फोटोग्राफ को सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो और अलर्ट कर दो कि जैसे इनके बारे में कुछ पता चला मैं फौरन इन्फॉर्म करें। और हाँ, ये भी पता करो कि प्राची को सपोर्ट कौन कर रहा है। ओके सर। ताला लगा है, उससे पूछता हूं। सुनिए, ये अरुणा कहाँ गई है? ये तो नहीं पता हमें, लेकिन जाते हुए देखा था उसे। काफी जल्दी में लग रही थी और फोन पे भी बात कर रही थी कि तुम पहुंचो मैं आती हूँ। कहाँ गई वो? शिवाजी नगर में उसके पिताजी रहते हैं, शायद वहीं गई होगी। थैंक यू। यहाँ? अरे मैडम, सर, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हो गई, पर मैं क्या करती, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब मुझे कुछ सूझा नहीं तो मैं शौर्य को अपने साथ ले आई, ये सोच के कम से कम अब तो स्मृति भाभी मुझे मेरी बेटी वापस कर देगी। मैं सोच रही मेरा इरादा शौर्य को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, मैं तो बस अपनी बेटी को वापस लेना चाहती हूँ। पर आपको कैसे पता कि अनन्या स्मृति के पास है? सर, क्योंकि मैंने अपने कानों से अपने पति को उनके भैया से बात करते सुना था। अरे नहीं नहीं दादा, आप मेरी बात समझो। आप अनन्या को एक हफ्ते बाद ले जाना, तब तक ये किडनैपिंग का मामला भी थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और आप अभी लेकर गए तो पुलिस को सीधा आप पर ही शक होगा। और वैसे भी ये प्राची ने स्मृति भाभी का नाम ले लिया पुलिस के सामने। हाँ दादा, हाँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं सीधा स्मृति भाभी के पास चली गई उनसे रिक्वेस्ट करने की वो मुझे मेरी अनन्या वापस कर। भूल जा, तेरी बेटी तुझे वापस मिलेगी। तूने मेरी बेटी की जान ली थी ना, मैंने तेरी बेटी ले ली। मैं आपका हाथ जोड़ती हूँ, आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज मुझे मेरी बच्ची वापस कर दो। तेरी बेटी तो तुझे वापस मिलने से रही, और दोबारा इस घर में कदम मत रखना। तो चल निकल यहाँ से। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, मैं
क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ? मैंने अरुणा दीदी को फोन किया, इनके कहने पे मैं शौर्य को लेकर यहाँ पे आ गई। इन्होंने मुझसे कहा भी कि मैंने गलत किया है, मुझे शौर्य को वापस उसके घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन सर मुझे अपनी बेटी के आगे कुछ भी नहीं सूझा और मैं करती भी तो क्या करती। वो सब आपस में मिले हुए, मेरे पति मेरी जेठ सब। हाँ सर, प्राची सच बोल रही है। अनन्या दादा और बहनी के पास ही है। मेरे ऊपर राजू का 5 लाख का कर्जा था, जिसके लिए वो मुझे धमकी दे रहा था। दादा के पास पैसे थे और मैंने दादा से मांगे भी, लेकिन उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी, अगर अनन्या को मैं उनको दे दूंगा तभी वो मुझे पैसे देंगे। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? जी क्या हुआ? हम तो यही किसी काम के लिए वो गाड़ी की चेकिंग करो। अरे लेकिन सर क्यों, हमने किया क्या है? अभी पता चलेगा क्यों। अरे सर हटो, डिक्की खोलो। क्या हुआ? मैंने मारा है नदिया को। हमारी बच्चे की मौत के बाद स्मृति बहुत दुखी रहने लगी थी। मैंने सोचा कि अगर स्मृति प्रीति को भी अपने बच्चे के लिए तड़पती हुई रोती हुई देखे तो शायद वो ठीक हो जाएगी, कुछ सुधार हो जाएगा। पहले प्राची ने मेरी बच्ची की जान ले ली और अब मेरे शौर्य को मुझसे छीन लिया। मैं उसे सबक सिखाना चाहती थी, बताना चाहती थी कि औलाद को खोने का काम क्या होता है। उस दिन मैं अनन्या के कमरे में गई। तुझे किडनैपिंग का नाटक करने की क्या जरूरत थी? अगर तू अपनी बेटी को अपने भाई के पास भेजना चाहता था तो बिना नाटक के भी भेज सकता था ना? हाँ सर, भेज सकता था, लेकिन मुझे एक तीर से 2 निशाने लगाने थे। उस राजू और प्राची दोनों से छुटकारा पाना था। इसीलिए मैंने राजू को कहा कि अनन्या को कुछ दिन अपने पास रखे। देखो मैं तुम्हें तुम्हारा सारा पैसा लौटा दूंगा, लेकिन उसके लिए ना मेरा एक छोटा सा काम करना। अब कौन सा काम है भाई? भाई वो मेरी बच्ची है ना अनन्या, उसे कुछ दिन के लिए तुम्हारे पास रखना होगा तुम्हें। और जैसे पैसों का अरेंजमेंट हो जाएगा मैं पैसे आपको दे दूंगा और बच्ची मुझे लौटा देना। और उसके बाद मैंने टपोरी को पैसे दिए, स्कूल पहुंचने में देर कर दी। उसके बाद मैंने स्मृति वहिनी को अनन्या को स्कूल से लाने के लिए भेजा। फिर वहिनी से मैंने अनन्या को ले लिया और राजू को दे दिया, और फिर मैं दादा से पैसे लेने चला गया। वो पैसे मैंने राजू को दिए और अनन्या को वहां से छुड़ा लिया। सब मैं जानता था कि अनन्या दादा और बहनी के पास ज्यादा सेफ रहेगी और उससे अच्छी जिंदगी भी मिलेगी। सेफ? जिन लोगों के पास तूने अपनी बेटी को सेफ रखने के लिए छोड़ा था ना, उन लोगों ने तेरी बेटी की जान ले ली है। अनन्या अब जिंदा नहीं है। गुनाह और गुनहगारों की पहचान हो चुकी थी। सचिन, विजय और स्मृति इस वक्त न्यायिक हिरासत में है। प्राची इस परिवार में अकेली बची थी जिसने अपने आंसू पी लिए थे, और शौर्य को उसने अपनी ममता के आंचल से ढक लिया था, इस बात को भूलते हुए कि उसी के माता पिता अनन्या के कातिल हैं। पति पत्नी का रिश्ता एक दूसरे की कमियों को ढकते हुए, दूर करते हुए, एक दूसरे का सहारा बनकर उस रिश्ते को मजबूत बनाना होता है। लेकिन सचिन ने प्राची के साथ बिल्कुल इसके विपरीत व्यवहार किया। 7 जन्मों का बंधन, सुरक्षा और सम्मान देने की कस्में खाकर उसने प्राची को अपनी अर्धांगिनी बनाया, लेकिन उस पर विश्वास करना तो दूर, बल्कि उसके आत्मविश्वास को भी बार बार उसमें कमियां निकालकर तार तार कर दिया। यहां तक कि प्राची अपना सच कहने से भी घबराती थी। यह सही नहीं है कि हर किसी को शक की निगाह से देखा जाए, लेकिन यह भी जरूरी है कि अपने आसपास और अपने साथ के लोगों की नीयत और गतिविधियों पर नजर रखी जाए, वरना अनहोनी कब हमें अपना शिकार बना लेगी ये कहना मुश्किल है। देखते हैं हमारे आज के एपिसोड की दूसरी कहानी। देख ये हाल किया मेरे बच्चे का। जवाब दे। हाथ छोड़ो मेरा, मैंने कहा हाथ छोड़ो। छोड़े? मुझे देखिए तो पहले हुआ क्या।
मेरे बच्चे को मारा है तुम लोगों ने। अरे पेट में मामूली दर्द था उसके, कहा मामूली इन्फेक्शन है, ठीक हो जाएगा। फिर कहा ठीक हो गया, घर ले जाओ। घर लेके गई, 2 घंटे अच्छा रहा, उसके बाद उसने दम तोड़ दिया। लेकिन तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको गलतफहमी हुई है। छोड़ो मुझे। अरे चुप 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 चुप, शांत हो जाओ। सबके सब डॉक्टर चोर है, पूरा डिपार्टमेंट चोर है। मेरे आदि की जान ले ली तुम लोगों ने। कातिल है तू भी, और तेरी जो डॉक्टर है वो भी। भगवान के बाद अगर इंसान किसी पर अपनी जान के लिए सबसे ज्यादा भरोसा करता है तो वो है उसका डॉक्टर। लेकिन आए दिन चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी लापरवाही की वारदातें बढ़ती जा रही। जहां कुछ समय पहले तक ये वारदातें छिपी रहती थी, लेकिन वही आज के इस आधुनिक इंटरनेट के युग में खुलकर सामने आ रही हैं। अक्सर इस लापरवाही का नतीजा होता है मरीज की मौत। मरीज आंखें बंद करके डॉक्टर पर भरोसा करता है और वही भरोसा आखिर में भंग हो जाता है। क्या चंद्रिका के बेटे आदि की मौत इसी लापरवाही का परिणाम थी, या फिर बात कुछ और थी? फोन करके बोलते कि मैं नहीं आ पाऊंगी, और डॉक्टर जो पूनम है उसमें दिमाग नाम की कोई चीज है कि नहीं? आप डॉक्टर पूनम को क्यों गालियां दे रही हो? माँ मैं खुद जा रही हूँ, उन्होंने मुझे नहीं बुलाया। और मेहंदी शाम को है ना, मैं 2 बजे से पहले आ जाऊंगी, ठीक है? उसको पता नहीं है कि तेरी मेहंदी की रस्म है? अरे भैया मुझे दृष्टि, वो दूध वाला पैसे मांग रहा है, दे दो ना। उसे भी अभी आना था पापा। सुनो, काफी है? केबल वाला आया था, वो भी- बाद में। दृष्टि तू मेरी बात सुन पहले। मैं आ जाऊंगी मेहंदी से पहले, ठीक है? 2 बजे तक घर पहुंच जाऊंगी माँ। और पवन ओए, जल्दी नीचे आ, चल मुझे लेट हो रहा है। जल्दी पवन। चाचा हॉस्पिटल है ना, ये जहाँ लेके छोड़ेगा ये, बस। दिशु, 1 मिनट, जरा मालूम करना कि पवन क्या कर रहा है। कहता है कि उसे कोई जॉब शॉप लगी। अगर जॉब लगती तो उसकी कोई कंपनी ऑफिस का नाम तो होता। मुझे लगता है फिर से कोई कांड करने वाला है वो। यही सोचो आप मेरे बारे में। भरोसा तो है नहीं अपने बेटे पर, हमेशा बुरा ही सोचेंगी। तेरे कारनामे चलते ऐसा कह रही हूँ, समझा? अरे यार बस करो तुम दोनों, मुझे पहले से ही लेट हो रहा है। चल ना यार पवन। और चाची सुनो, मुझे ना आते आते 2 तो बज ही जाएंगे, तब तक आप प्लीज माँ को मैनेज कर लेना। हाँ हाँ हाँ, संभाल लूंगी। चल। अच्छा मैम आ गई क्या? नहीं दृष्टि, तुम आज भी हॉस्पिटल आई हो? तुम्हारी तो आज मेहंदी थी ना? मैम आपसे ही तो सीखा है, पहले काम बाकी सब बाद में। और दोपहर तक चली जाऊंगी मैं घर। गुड। आवर्स हो गए, इसे फीवर तो नहीं आया ना? नो डॉक्टर। वेरी गुड। अब आप इसे घर लेके जा सकते हो। एंड मेक श्योर कि ये ऑयली और मसालेदार खाना ना खाए। ठीक है। और जाने से पहले एक फाइनल डोज दे दो इसे, इंजेक्शन लगा। जी डॉक्टर। उसके बाद आप लेके जा सकते। चल। हाय, आप तो बिल्कुल ठीक हो गए। मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं मजा आ रहा है। आदि, घर क्यों नहीं जाना? डांट खानी है तुझे? हाँ, एक तो तेरा खर्चा। हाँ माँ बोलो। निकली तू कि अभी भी वही है? बस माँ निकल ही रही हूँ। मतलब अभी तक वो वही है? अरे बात सुन मेरी। माँ रिलैक्स रिलैक्स, तुम फोन नहीं रखोगे तो कपड़े कैसे चेंज करूंगी? मेरे बच्चे को मारा है तुम लोगों ने। अरे पेट में मामूली दर्द था उसके। माँ मैं तुझे बाद में फोन करती घर ले जाओ। हूँ। मंजू घर लेके गई, 2 घंटे अच्छा रहा, लेकिन तुमने मारा है मेरे बेटे को, तुमने। जाओ! कहते हैं कि इस दुनिया में अपनी औलाद को खोने से बड़ा दुख और कोई नहीं होता है। अपने बेटे आदि को खोने के बाद चंद्रिका की पूरी दुनिया तबाह हो गई थी। तो क्या डॉक्टर्स और हॉस्पिटल के अन्य कर्मचारियों पर निकला गुस्सा इसी दुख से जन्मा था, या फिर वाकई चंद्रिका के दावों में कोई सच्चाई थी? क्या आदि की मृत्यु डॉक्टर की लापरवाही की वजह से हुई थी? ये एक घटना कई सवाल खड़े करने वाली थी। कुछ इस मामले से जुड़े हुए और कुछ इस मामले से जुदा और अपने साथ लाने वाली थी। ये सब यू ऑलराइट? क्या हुआ? मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने बताया। किसने किया ये? Don't ask. I lost a patient. पेशेंट? Little boy Adi.
देखिए हम बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजेंगे ताकि इन्वेस्टिगेशन हो सके। सिंह, इनको अंदर लेके जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ। आप भी जाइए। और आप लोगों ने भीड़ क्या लगाई है? चलिए यहां से। क्या मामला है? सर, मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है। वायस हॉस्पिटल के ओनर डॉक्टर यशवंत की बहू डॉक्टर पूनम के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं सर। सर ऑनेस्टली मुझे भी लगता है कि एलिगेशन में कोई दम नहीं है। ये तो खैर पोस्टमार्टम से पता चल जाएगा, लेकिन तुम फॉलो अप करते रहो। ओके सर, आई विल अपडेट। देखो सर, ये नई बात नहीं है। कई बार ऐसे होता है कि पेशेंट के गुजरने के बाद उसके रिलेटिव्स हम डॉक्टर्स को ही ब्लेम करते हैं। मैं उनका दर्द समझ सकता हूँ, छोटे बच्चे की डेथ हुई है, आई कैन टोटली अंडरस्टैंड। लेकिन मैं पूरे एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ सर कि ये हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं है। आपकी वाइफ डॉक्टर पूनम से बात करनी थी। मैंने उसको घर भेज दिया सर। बहुत डिस्टर्ब थी, डरी हुई थी। एक तो पेशेंट के गुजरने का ट्रॉमा, और उन लोगों ने काफी तमाशा किया सर, फिजिकल असॉल्ट भी किया। इतने ट्रॉमा में थी, फिर भी अकेला भेज दिया उसे? सर यहाँ पे तो रहना चाहिए ना किसी को। इतने सारे पेशेंट्स हैं, मॉनिटर करना पड़ता है। अगर कोई इमरजेंसी आती है तो प्रॉब्लम होती है। उस बच्चे की केस हिस्ट्री की फाइल चाहिए। क्या डायग्नोज हुआ था, क्या मेडिसिन दी जा रही थी, कौन कौन से टेस्ट हुए थे, और आपके स्टाफ में उसे कौन हैंडल करता, सब कुछ। मैं किसी को बोल देता हूँ फाइल चेक करने के लिए, आप चेक कर लो। सर, मेडिकल एक्सपर्ट से फाइल चेक करवाई, उनके मुताबिक सब कुछ नॉर्मल था। दवाइयां भी सिम्टम के हिसाब से ही प्रिस्क्राइब की गई थी, और ऐसा भी नहीं कि स्टाफ चेंज हुआ। कोई दृष्टि नाम की नर्स है जो शुरू से हैंडल कर रही थी। सर मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चलेगा। डॉक्टर से कोई बात हुई? डॉक्टर पूनम घर जा चुकी थी। बच्चे के घर वालों ने काफी मारपीट की उनके साथ, थोड़ा घबरा गई थी। मैं कल पूछताछ करता हूँ सर। ठीक है, डॉक्टर पूनम से बात करने के बाद दृष्टि से भी बात करना सर। मुझे एक कंप्लेंट लिखवानी है। क्या हुआ? बैठिए, बैठ के बात कर। सर, मैं एक नर्स वायस हॉस्पिटल में काम करती हूँ। कल वहीं पर एक बच्चे की मौत हुई। उसके माँ और उसके मामा ने बहुत बड़ा बखेड़ा क्रिएट किया और धमका कर गए। आज मेरी शादी है, हम पार्लर जा रहे थे, ऑटो में थे। वायस हॉस्पिटल, ये वही ना डॉक्टर पूनम कुमार केस वाला? जी। दृष्टि, वो बच्चा जिसकी मौत हुई वो तुम्हारी ही देखरेख में था ना? तुम्ही ने दवाई दी थी उसको? जी सर। अच्छा, वो दवाई डॉक्टर ने खुद बताई थी तुमको? जी सर, हम खुद से मेडिसिन नहीं दे सकते पेशेंट को। कहीं वो बच्चा तुम्हारी ही गलती की वजह से तो नहीं मरा, या डॉक्टर से दवाई लेबल करने में या प्रेस्क्राइब करने में गलती हुई? नो सर, उसे मेडिसिन देने के बाद वो ठीक हो गया था, वो घर चला गया था। शायद वहीं जाने के बाद कुछ हुआ होगा, उसके पेरेंट्स ने कुछ किया होगा। वो लोग ऐसा क्यों करेंगे? सर, शायद पैसों के लिए। उसकी माँ और मामा ही फ्रॉड है। जब बच्चे को एडमिट किया था उसके बाद मैंने उनको बात करते हुए सुना था। ये लो। क्या है? इसके बिल। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी मैं? अरे ये लड़का तो जान लेके रहेगा मेरी। इसकी पढ़ाई लिखाई, खाना खेलना, सब चीजें, और अब ये बीमारी। कहाँ से लाऊं इतने पैसे? अच्छा होता अगर ये मर जाता। जब वो डॉक्टर पूनम पे इल्जाम लगा रहे थे तभी मैंने उन्हें बता दिया था कि मैं ये सारी बातें पुलिस को बता दूंगी। ये तो डॉक्टर पूनम पर इल्जाम वगैरह लगा रही है ना, सब बंद कर दे। उनकी कोई गलती नहीं है, और अगर ये सब बंद नहीं किया ना तो ध्यान रख, तेरे बारे में जो मैं जानती हूँ ना सबको बता दूंगी। सच तो वैसे भी सामने आ जाएगा। देखते हैं कौन क्या छुपा रहा है। इनकी डिटेल्स ले लो। तुम्हारी बीवी कल रात से घर पर नहीं आई और तुम्हें पता तक नहीं? डॉक्टर साहब, शेखर कल पूरी रात हॉस्पिटल में ही था। उसे लगा कि पूनम घर चली गई है।
और हमने देखा कि पूनम घर नहीं आई तो वो हॉस्पिटल में ही होगी शेखर के साथ। और जब मैं सुबह घर पहुंचा तो मुझे पता चला कि वो घर आई नहीं है। आपकी वाइफ डॉक्टर पूनम से बात करनी थी। मैंने उसको घर भेज दिया सर। तब से लेकर अब तक हम उसे ढूंढ रहे हैं। कुछ फोन वोन किया? उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। कहीं अपने आप से तो नहीं चली गई? बच्चे के साथ जो हादसा हुआ अस्पताल में उससे परेशान होकर भाग गई हो? हम लोग रेप्यूटेड डॉक्टर्स हैं सर, हर ऐसे केस के बाद परेशान होकर क्या हम घर छोड़ देंगे? तो उससे पूछा मैंने, उसको जवाब दे रहे थे। और अगर इतना ही शौक है तो उसको थाने में ले जाकर अलग से पूछूं मैं? हाँ? नहीं सर, सर ऐसा कुछ नहीं है। मुझे हर डिटेल चाहिए, जब से तुम्हारी भी हॉस्पिटल से निकली थी तब से लेकर अब तक। दीदी अब तक आदित्य की मौत के सदमे के बाहर नहीं आ पाई है। सदमा या पछतावा? ये तो खुद ही चाहती थी ना कि आदि मर जाए। मैं अपने बच्चे को कैसे मारूंगी? वो बेटा था मेरा। ये क्या बोल रहे हो साहब आप? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तुम लोग बातें कर रहे थे तो नर्स ने सुन लिया। सर प्लीज आप उस नर्स की बातों में मत आइए, वो बहुत पहुंची हुई चीज है साहब। अच्छा खैर, मैं तो यहाँ तुझे ही लेने आया, चल हमारे साथ। साहब आप तो सब चीज जानते हो, दीदी की ऐसी हालत में उसे कैसे छोड़ के जाओगे साहब? साहब आपको जो पूछना है आप इधर ही पूछ लीजिए ना साहब, मैं सब कुछ बताता हूँ आपको। जिस दिन आदि की मौत हुई उसी दिन से डॉक्टर पूनम भी लापता है। कहाँ है वो? क्या किया तूने उसके साथ? सर गायब नहीं, भाग गई होगी सब। साहब पहले बच्चे की जान ली, फिर पुलिस के डर के मारे वो भाग गई। अच्छा, पहले तूने डॉक्टर पूनम को धमकी दी और वो लापता हो गई, फिर तूने खुद ही दृष्टि पे हमला कर दिया। हमला? ये क्या बोल रहे हो साहब आप? विकी झूठ मत बोल। साहब मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो नर्स झूठ बोल रही है साहब। साहब अपनी सच्चाई छुपाने के लिए वो ये सब ड्रामा कर रही है साहब। उसकी सच्चाई सबके सामने मैं ला दूं, इसके पहले वो मुझ पे उंगली उठाना चाहती है साहब। अगर तेरी बातों में जरा सा भी झूठ निकला ना तो लॉकअप में उल्टा लटका के मारूंगा तुझे। फिलहाल तो हम जा रहे हैं, लेकिन तू शहर से बाहर जाने की सोचना भी मत। सर, आदित्य की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सानी, मौत का कारण है हार्ट फेलियर। कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चे की हार्ट की पहले से ऐसी कोई कंडीशन थी जिसके बारे में डॉक्टर्स को पता ही नहीं चला? पॉसिबल है सर, लेकिन सर अगर ऐसा है तो ये कैसे पता चलेगा कि नेग्लिजेंस किसकी तरफ से हुई थी? या तो डॉक्टर्स जिन्होंने सावधानी नहीं बरती, या फिर फैमिली मेंबर्स जिन्होंने प्रॉब्लम को इग्नोर किया। एग्जैक्टली, इसीलिए सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। एक और डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाओ। टाइम लगता है तो लगने दो, लेकिन सब कुछ क्लियर होना चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और सर बॉडी? अगर पोस्टमार्टम वाला डॉक्टर बोलता है तो बॉडी को रिलीज कर दो। और हाँ, डॉक्टर पूनम के बारे में पूछताछ से कुछ पता चला? नहीं सर, हॉस्पिटल से निकलने के बाद से ही उनका फोन स्विच ऑफ है। सर मैंने हॉस्पिटल से बात करके उनके क्रेडेंशियल भी निकलवाए, सब चेक भी करवाया, सब कुछ जरूरी लगता है सर। सानी, ये जो बच्चे की मां है चंद्रिका और बच्चे का मामा विक्की, दोनों काफी डाउटफुल लगते हैं। दोनों की डिटेल्स निकलवाओ। विक्की पे वैसे तो मैंने नजर रखवाई हुई है, ये कुछ भी कर सकता है। हाँ, एक काम करो, डॉक्टर पूनम की फोटो को सर्कुलेट करवाओ और अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो। सर एक्सक्यूज मी सर। हेलो, शुरू से बताइए क्या हुआ था? सर, मैं और दृष्टि आपसे मिलने के बाद किसी भी तरह जल्दी जल्दी घर पहुंचे और तैयार होकर हम सब अलग अलग गाड़ियों में हॉल के लिए निकले थे। और सर फिर हम सबकी गाड़ियां एक दूसरे के पीछे जा रही थी। अचानक हमारा ड्राइवर वो गाड़ी लेकर आगे निकल गया। हमने सोचा कि हम हॉल पहुंच जाते हैं और हॉल के अरेंजमेंट्स को चेक कर लेते हैं कि सब सही ढंग से हुआ है कि नहीं। तो सर काफी देर तक हम वेट करते रहे उनका, पर वो लोग पहुंचे नहीं सर। सर 1 घंटे हम वेट करते रहे, सोचा कि शायद गाड़ी खराब हो गई होगी। लोगों को भेजकर सर रास्ता चेक करवाया, लेकिन कुछ पता नहीं चला। उसके बाद आपको कॉल किया सर। चलिए उस रास्ते पे चेक करते हैं जो रास्ता उन लोगों ने लिया। पहले आदि की मृत्यु, फिर डॉक्टर पूनम की गुमशुदगी और अब दृष्टि और उसके माता पिता का अचानक गायब हो जाना। इस मामले में यह मोड़ आएगा कि शायद ही किसी ने सोचा होगा। इलाज से लापरवाही का एक मामला तब्दील हो चुका था कई गुमशुदगियों के मामलों में। जो रास्ता दृष्टि और उसके माता पिता ने इख्तियार किया, उसकी जांच से पुलिस के हाथ लगे कुछ जवाब, लेकिन ऐसे जवाब जिनसे और भयानक सवाल खड़े हो गए। ये रास्ता हॉल की तरफ जाता है और ये दूसरा रास्ता? सर वो तो सुनसान रास्ता है। हो सकता है उन लोगों ने इसी रास्ते पे गाड़ी ली। एक बार चेक करते हैं, गाड़ी इस तरफ ले चलो।
गुमशुदगी के मामले अब बन चुके थे हत्याओं के मामले। लेकिन क्या इन हत्याओं और हॉस्पिटल में हुई आदि की मौत के बीच में कोई कनेक्शन था, या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण था? मामला पेचीदा होता जा रहा था और पुलिस की मुश्किलें बढ़ रही थी। घर से सबसे आखिर में तुम निकले थे, कुछ देखा था रास्ते में? मैंने तो हमेशा वाले रास्ते गलत रास्ता आया ही नहीं। रास्ते में ना दिशु ना चाचा चाची ना गाड़ी दिखी सर। वो ड्राइवर कार की रेंटल कंपनी से था या बाहर से? सर वो गाड़ी लेकर खुद आया था सर, A to Z कार सॉल्यूशन। सर मैंने खुद बुक की थी। ड्राइवर की शक्ल याद है तुम्हें? हाँ सर। सर, गन शॉट वुंड और खून के छींटों से साफ पता चलता है कि गोली एकदम पास से चली है, पॉइंट ब्लैंक रेंज से। फोरेंसिक जांच चल रही है। सर, प्राइमा फेसी तो रॉबरी की लगती है। रॉबरी का ठीक उसी वक्त होना जब ये लोग शादी के लिए जा रहे थे। इन लोगों ने गहने पहने हुए थे। या तो ये रॉबरी बहुत दिन पहले प्लान की गई थी, या फिर ये रॉबरी नहीं, कुछ और ही है। वाइस हॉस्पिटल लग तो यही रहा। लेकिन बच्चे के मामा विक्की पे हमने नजर रखवाई थी। अगर ये कुछ हरकत करता तो हमें पता चल जाता। सर, मैं भी किसी और से करवाया? पॉसिबल। सर, डॉक्टर पूनम के गायब होने पर हमें इसी पर शक था। इसके कॉल रिकॉर्ड चेक किए, इवन हॉस्पिटल से घर तक के रास्ते का पूरा चेक किया, कहीं आसपास भी नहीं था सर। नहीं, दोनों ही वारदातों में इस विक्की का मौजूद होना जरूरी नहीं है। शातिर आदमी हो सकता है, मोबाइल को घर पे ही छोड़ दिया है। इसके करंट ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड से यह भी पता करो तब ये विक्की कहां था। और हाँ, कॉल रिकॉर्ड से यह भी पता करो कि ये किस किस के साथ कांटेक्ट में था। सर, सिर्फ विक्की ही नहीं, चंद्रिका के कॉल रिकॉर्ड्स भी चेक करो। काफी गुस्सा भरा हुआ है इसमें। हॉस्पिटल में भी पूछताछ करो कि दृष्टि या उसकी फैमिली से किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी से कोई दुश्मनी। सर, एक बात अजीब नहीं लगती? दृष्टि के माँ बाप का मर्डर हुआ, उसके बाद से ही दृष्टि गायब हुई। हो सकता है ये सब कुछ उसी का किया जा रहा हो। उसे डर होगा कि बच्चे की मौत से जुड़ी बात कहीं सामने ना आ जाए। हो सकता है उसी की लापरवाही से बच्चा मरा हो और इसी डर से वो पैसे और गहने लेके भाग गई। लेकिन वो अपने ही माँ बाप का मर्डर क्यों करेगी? अनलेस की फैमिली में कोई प्रॉब्लम। तानी, इनकी फैमिली से पूछताछ करो। ये चारों केस बहुत ही अजीब है। फिर डॉक्टर पूनम का गायब होना, फिर दृष्टि के माँ बाप का मर्डर और दृष्टि का गायब होना। सानी, इन चारों केसेस के आपस में जुड़े हुए होने की गुंजाइश है। सर, दृष्टि के पड़ोसियों से बात की। पड़ोसियों के मुताबिक फैमिली एकदम नॉर्मल थी। बस दृष्टि की मां नीला थोड़ी झगड़ालू थी सर। पड़ोसियों से अनबन रहती थी हमेशा। अच्छा, वो गाड़ी जिसे दृष्टि और उसके माँ बाप को हॉल तक ले जाने के लिए हायर किया गया था, उसकी रेंटल कंपनी से बात हुई? सर, ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं। और पवन ने जो नंबर दिया था वो भी फर्जी है सर। सर, मुझे लगता है ये पवन हमसे झूठ बोल रहा है। हो सकता है। सर, मैंने चंद्रिका और विक्की दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स और ट्रायंगुलेशन रिकॉर्ड्स चेक करवाए। दोनों घर पर ही थे वारदात के समय। हाँ, लेकिन शायद ये दोनों गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को जानते होंगे। एक बार फिर से मिलते हैं इन लोगों से। सिंह, ये क्या चल रही है? अभी तक तुमने अपने मैं आदि का अंतिम संस्कार तब तक नहीं करूंगी जब तक आप लोग उस डॉक्टर पूनम को पकड़ेंगे नहीं, जेल के अंदर नहीं डालेंगे, सजा नहीं देंगे। देखो अपने बच्चे की तरफ। क्या लगता है तुम्हें? इसे इस तरह अच्छा लग रहा होगा? क्या तुम नहीं चाहती कि इसकी आत्मा को शांति मिले? देखो, इसे इस तरह पकड़े रहने से कुछ नहीं होगा। देखो किस तरह शरीर सड़ गया है उसका। ले लो। मेरी ही गलती। तुम्हारी वजह से? हाँ, हमेशा उसको कोसा करती थी। उसके बाप के मरने के बाद उसकी देखभाल करना बहुत मुश्किल हो गया था मेरे लिए। सोचती थी वो भी अपने बाप की तरह मर जाए। मुझे क्या पता था कि ये सच हो जाएगा और मेरा आदि मुझे छोड़ के चला गया।
सानी, इस बच्चे का अंतिम संस्कार वगैरह जो भी है बहुत अच्छे से होना चाहिए। और हाँ, विकी को उठाओ, उसे इंटेरोगेट करो। देखो कि जो ड्राइवर दृष्टि की गाड़ी चला रहा था उससे कोई कनेक्शन निकलता है क्या? सर, वाईएस हॉस्पिटल की हिस्ट्री चेक की, ये मालूम पड़ा। तुम्हारे पति का इलाज भी वाईएस हॉस्पिटल में चल रहा था ना, पिछले साल मार्च महीने में। मुझे पता चला था कि वाईएस वाले गरीबों का कम खर्च में इलाज करवाते हैं, इसलिए उन्हें ले गई थी वहाँ। पर मुझे क्या पता था कि वो मार ही डालेंगे। लेकिन रिपोर्ट में तो ये लिखा था कि तुम्हारे पति के सारे ऑर्गन फेल हो गए थे, लीवर, गुर्दा, दिल। नहीं साहब, ये सब उन्हीं की वजह से हुआ है। हम तो सिर्फ एक लीवर के इलाज के लिए गए थे, ऐसे कैसे सारे अंग खराब हो गए। डॉक्टर कौन था? डॉक्टर पूनम। और नर्स? बताइए क्या हुआ था? मार डाला साहब मेरी बेटी को। मामूली सी बीमारी थी, कहा था कि ठीक हो जाएगी, फिर अचानक। क्या बोल रही है ये क्या बोलेंगे साहब, इन्होंने तो पैसे खाए हैं, बेच दिया अपनी ही औलाद को। लापरवाही के चलते एक साल में 3 मौतें। ये मानहानि है, मैं बोल रहा हूँ। बिना सबूत के आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं। मैं बदनामी का केस ठोक दूंगा आप लोगों के खिलाफ। सबूत भी ढूंढ ही लेंगे हम। नहीं ढूंढ पाओगे। तब ढूंढ पाते अगर वाकई में कुछ किया होता। क्या कुछ किया ही नहीं तो ये सब क्या है? यहाँ इतने दिनों से मेरी बीवी लापता है और उसे ढूंढने की बजाय आप हम पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमें तो लगता है कि आपको मालूम है कि पूनम कहां पर है। इतनी गलतियों के बाद तुम लोगों को लगा कि शायद इस बार वो पकड़ी जाएगी, इसीलिए उसे कहीं छुपा दिया। क्या प्रॉब्लम क्या है? इलाज करने के लायक तो थी ना वो, सारे सर्टिफिकेट वगैरह तो असली थे ना उसके। तो फिर प्रूव इट। पहले प्रूफ लेकर आओ, उसके बाद इल्जाम लगाना। ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन बहुत जल्द वापस आएंगे। एक बात याद रखना, अगर इस दौरान ये पता चला कि तुम लोगों ने पूनम को कहीं छुपा रखा और इस दौरान कोई और अपराध हुआ तो तुम लोगों को मारते हुए जेल लेकर जाएंगे। सारी जिंदगी जेल में सड़ना। फिर डॉक्टर, पुलिस, शिक्षक, ये वो पेशे हैं जिन पर आम नागरिक आंखें बंद करके भरोसा करते हैं, और जब इनमें से कोई भरोसा तोड़ दे तो उसके परिणाम भयानक होते हैं। बदकिस्मती से लापरवाही के ज्यादातर पीड़ित सामने नहीं आते, और अगर सामने आते भी हैं तो उन्हें साबित करना बहुत मुश्किल होता है, या फिर सच्चाई कुछ और ही थी। 2 लोग जिनके पास इन सवालों के जवाब होने की संभावना हो सकती थी, वो अब दोनों लापता थे, डॉक्टर पूनम और दृष्टि। इस बीच दृष्टि की जान पर मंडरा रहा खतरा बढ़ता जा रहा था। क्या पुलिस समय रहते उस तक पहुंच पाएगी? हम बार बार इन सभी वारदातों में कनेक्शन ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि इन सभी वारदातों का आपस में कोई कनेक्शन हो ही नहीं। दृष्टि के कजन पवन से यह पता करो कि इस ड्राइवर और उस कार रेंटल कंपनी का कांटेक्ट इसे कहां से मिला था। सर, दृष्टि के कॉल रिकॉर्ड्स। हमें कानून सिखाने की कोशिश मत करो, ये कानून हम रोज ही लागू करते हैं। जितना पूछ रहा हूं उसका जवाब दो। दृष्टि को कॉल क्यों किया था? वो भी उस बच्चे की मौत और डॉक्टर पूनम के गायब होने के कुछ देर बाद। हॉस्पिटल में हंगामा हुआ था, उसको जानने के लिए उसको मैंने फोन किया था। किसे बचा रहे हैं आप, खुद को या अपनी बहू पूनम को? आसानी बोल। क्या नंबर कहां से मिला? सर, वो डायल 24/7, वो आप सर्विस है ना? मैसेज तो होगा, वो ऑटोमेटेड मैसेज आता है ना कॉल के बाद। हाँ सर, मैसेज आया था पर मैंने डिलीट कर दिया। अच्छा, चलिए बता, जॉब कैसी चल रही थी? तो तेरे पास तो जॉब ही नहीं, झूठ बोला था ना तूने सबसे, तो ये कैसे मान ले कि अब सच बोल रहा है तू? चल अब ये बता कि दृष्टि को क्यों मारा? उसे तेरे सच का पता चल गया था इसीलिए मारा उसे? ऐसा कुछ नहीं हुआ सर। पवन सच बोल। सर मैं सच बोल रहा हूँ सर, आपको तो उल्टा दृष्टि पर शक करना चाहिए। उसी ने अपने माँ बाप को मारा होगा, फिर भाग गई वहां से। वो क्यों मारेगी अपने माँ बाप को? सर वो शादी नहीं करना चाहती थी, डॉक्टर बनना चाहती थी। शादी करने के बाद उसका काम, उसकी पढ़ाई सब छूट जाता। जब रिश्ता आया तो उसे लगा कि शादी के बाद लड़के के घर वाले उसे काम और पढ़ाई दोनों करने देंगे, लेकिन
शगुन के दिन। देख बेटा, एक्चुअली मुझे तुझसे अकेले में कुछ बात करनी थी। वीरेन को तो तेरी आगे की पढ़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने तो बोलने के लिए बोल दिया, पर तू सोच ना, हम इतनी फीस कहाँ से लाएंगे? डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसे लगते ना बेटा। और फिर अगर तू डॉक्टर बनने जाएगी ना, तो डॉक्टर की पढ़ाई करने के लिए तुझे अभी वाली जॉब भी छोड़नी पड़ेगी, तो तेरी जो अभी सैलरी मिल रही है वो भी बंद हो जाएगी। तो ये सोच, वीरेन इतने बड़े घर का खर्चा कैसे उठा पाएगा? इसलिए कहती हूँ तू अभी ये डॉक्टर बनने का सपना ना छोड़ दे। मैं ये शादी नहीं करूंगी। ये बात पहले क्यों नहीं बताई तूने हमसे? सर मुझे पता नहीं था कि वो इस हद तक चले जाएगी, लेकिन मैं जानता हूँ ना उसे, गलत बात बर्दाश्त नहीं होती उससे। उस दिन जो हुआ, अपनी माँ के गुस्से के कारण उसके पास कोई चारा नहीं था, इसलिए वो मान गई। लेकिन ये बात उसे कितनी खली होगी ये मैं ही जानता हूँ सर। सीधे सीधे कुछ कर नहीं पाई, इसलिए उसने गुस्से में शायद। जो लड़की अपनी माँ की जान बचाने के लिए रिश्ते को हाँ बोल देती है, उसी ने गुस्से में आके अपने माँ बाप की जान ले ली। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती तुझे? सर वो सब मुझे नहीं मालूम, मुझे जो पता था, मैंने जो जो देखा मैंने आपको सब बता दिया। अब मैं और क्या कहूं? सानी, उस गन के बारे में पता चला जिससे गोली चलाई गई थी? देसी कट्टा था सर, बैलिस्टिक रिपोर्ट से कंफर्म हुआ। पता चला कि ये कट्टा कहां से खरीदा गया था? नहीं सर, इंक्वायरी कर रहे हैं। और वो ड्राइवर, उसके बारे में कुछ? नहीं सर। सानी, ये ड्राइवर ही इस केस में मिसिंग लिंक है। ड्राइवर जिसका हमने स्केच बनवाया था उसे सर्कुलेट करवाओ, साथ में दृष्टि की फोटो भी, शहर में भी और शहर के बाहर भी। सर तो मान के चले कि ये हॉस्पिटल का एंगल का इस मर्डर से कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं सानी, हम किसी भी एंगल को रूल आउट नहीं कर सकते। ये ड्राइवर इस क्राइम का हिस्सा भी हो सकता है और खुद शिकार भी। ये भी पॉसिबिलिटी है कि यशवंत ने ये सब कुछ किया। उसने दृष्टि को 2 बार कॉल किया था जिसका उसके पास कोई जवाब नहीं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि दृष्टि को ऐसा कुछ पता चल गया जिसकी वजह से यशवंत और शेखर ने उसे मरवा दिया। और सर डॉक्टर पूनम पर भी कोई अपडेट नहीं है। डॉक्टर पूनम और दृष्टि का उन सारे केसेस में इन्वॉल्व होना और एक ही समय में एक ही तरह से गायब होना, सर मुझे कोइंसिडेंस नहीं लगता। एग्जैक्टली। और चंद्रिका और विक्की, इनके पास भी उतना ही बड़ा मोटिव है दृष्टि और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने का। सभी एंगल्स को टटोलो, हम किसी को भी क्लीन चिट नहीं दे सकते। सर हम सबके अपने अपने सपने होते हैं, महत्वाकांक्षाएं होती हैं। हम सब इन सपनों का महत्व समझते हैं, तो फिर क्यों इंसान कई बार अपने सपनों को इतना महत्व देकर दूसरों के सपनों को नजरअंदाज कर देता है? बहरहाल डॉक्टर पूनम की गुमशुदगी को लेकर अब भी पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन फिर सर जिस आदमी ने बंदूक बेची थी उसका पता चल गया है। ब्लैक मार्केट में चोरी की बंदूकें और देसी कट्टा बेचता है। सर इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसने उस ड्राइवर के स्केच को पहचान लिया है। इसी ड्राइवर ने इससे देसी कट्टा खरीदा था। पूरे एरिया की अच्छी तरह से तलाशी लो, इस ड्राइवर का मिलना बहुत जरूरी है। हो सकता है इन तीनों मामलों में यही शामिल है। अपने पूरे खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट कर दो और विजिलेंस को और बढ़ा दो। सर कौन दृष्टि? हम जानते हैं कि तेरा पहले भी क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। पिछली बार तो जल्दी छूट गया था, इस बार अंदर गया तो लंबा हो जाएगा, समझा? और क्यों मारा उन लोगों को? साहब मैं नहीं मारा उनको, लेकिन ये मैंने अकेले ने नहीं किया, ये सब मुझसे किसी और ने करवाया साहब। ये बात हम भी जानते हैं, लेकिन ये जानना चाहते हैं कि वो कौन है। दृष्टि, विक्की, आप? मेरा प्लान नहीं था सर, वो सब दृष्टि का प्लान था। वो दृष्टि को सर अपने माँ बाप पे बहुत गुस्सा आया हुआ था, वो उसकी जबरदस्ती शादी करवाए थे ना सर, इसलिए उसको तो जॉब करनी थी, वो घर छोड़ के भागना चाहती थी अपने सपने पूरे करने की। आई नो कि ये गलत है, पर इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है पवन। देख पवन, मुझे तेरी सिर्फ थोड़ी सी हेल्प चाहिए। डॉक्टर बनना चाहती हूँ मैं, और ये जो गहने हैं ये सब मेरे लिए तो है ना, मैंने ही तो बनवाए थे, मेरे ही काम आएंगे। मैं प्रैक्टिस कर सकती हूँ, लोगों की जानें बचा सकती हूँ। वो सब तो ठीक है,
मगर रॉबरी में कोई गड़बड़ी हो गई तो? मैं सब कुछ संभालूंगी, तुझ पे कोई इल्जाम नहीं आएगा पवन। पवन देख, वो गहने बेचने से जो भी पैसे आएंगे ना, थोड़े बहुत पैसे मैं तुझे भी दे दूंगी। तू अपना छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर लेना, मेरा ड्रीम पूरा हो जाएगा पवन, मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। प्लीज यार पवन, एक छोटी सी रॉबरी तो स्टेज करनी है, इतना भी नहीं हो सकता क्या तुझसे? या तू वाकई में इतना गया गुजरा है कि इतना भी नहीं कर पाएगा? उसने फिर से वही किया। मैं तो जैसे मैं जानता था कि भले ही मुझे कभी कहकर ना बुलाए, पर अंदर से वो भी मुझे नालायक मानती है। पहले सर हमारा प्लान रॉबरी का था। जॉब ढूंढते वक्त मैं जोगी से मिला। कौन? वो ड्राइवर? वो और मैं साथ में ही जॉब ढूंढते थे। उसका छोटा मोटा क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो मुझे लगा ये सही आदमी है, तो मैंने उसे कांटेक्ट किया और हमने रॉबरी प्लान किया। पवन ये देख, ठीक है क्या? पवन हर बार की तरह इस काम को भी मत बिगाड़। अरे पवन जल्दी चलो, देर हो रही है। आता हूँ जी, आप लोग निकलिए, मैं सबको भेज के पहुंचता हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी आना। जी जल्दी। उसकी बातों पे मुझे इतना गुस्सा आया कि भाई ये गाड़ी कहाँ ले जा रहे हो? ये कौन सा रास्ता है ये? अरे बोलते क्यों नहीं? कहाँ ले जा रहे हो आप? अरे क्या गाड़ी? कुंचब जोगी, अब इसके साथ क्या करने का इरादा? इसे भी पहुंचाऊंगा इसके माँ बाप के पास, पर पहले तड़पा जी भर के। बचपन से इसके चलते जो ताने जो गालियां पड़ी हैं, सबका बदला लेना। मैं तो मानो घर में पड़ा हुआ कचरा था। मेरी अपनी माँ उससे ज्यादा उससे प्यार करती थी। मैं जो भी करता, जितनी भी कोशिश करता, मेरी माँ के लिए हमेशा कम था। जीती जी तो सब पर दृष्टि का जादू सवार था, लेकिन मरने के बाद दृष्टि कहां है? कितनी आसानी से हम बच्चों के सामने ही उनकी तुलना करते हैं दूसरे बच्चों से, बिना ये सोचे कि हर बच्चा अलग होता है, हर बच्चे की अपनी क्षमता होती है। किसी भी बच्चे को बार बार धिक्कारने से, उसे दूसरों के सामने कम आंकने से उसका मनोबल टूटता है, उसमें नफरत पैदा होती है और कई बार यही नफरत अपराध को, जुर्म को जन्म देती है। इस केस को सुलझाने के बावजूद बदकिस्मती से पुलिस दृष्टि को नहीं बचा पाई। हमेशा इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाली और सही रास्ते पर चलने वाली दृष्टि ने जिस दिन मुश्किलों और अपने साथ हो रहे अन्याय से भागने की कोशिश की, वही दिन उसका आखिरी दिन साबित हुआ। अब पुलिस ने अपना ध्यान मोड़ा गुमशुदा डॉक्टर पूनम की तलाश करने में। उनका यह अनुमान था कि यह मामला हॉस्पिटल में लापरवाही की वजह से हुई आदि की मौत से जुड़ा था। सर आपका अंदाजा बिल्कुल सही निकला। दृष्टि के माँ बाप के मर्डर के पीछे तो कोई और ही वजह निकली। हॉस्पिटल का इससे कोई कनेक्शन नहीं है। एक केस तो सुलझा, काश हम दृष्टि को ही बचा पाते सर। और हॉस्पिटल पर जो लापरवाही के इल्जाम लग रहे हैं, उसके खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं और ना ही डॉक्टर पूनम पे कोई अपडेट। लेकिन एक बात है कि सच धीरे धीरे सामने आ रहा है। दृष्टि ने पवन को बताया कि डॉक्टर यशवंत उसे धमका रहा है कि वो अपना मुंह बंद रखे, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दृष्टि खुद ही जिंदा नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि हमने इस केस की जांच में कुछ ना कुछ मिस जरूर कर दिया है। हमें एक बार फिर से जांच करनी चाहिए। सर बच्चे की डिटेल्ड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है, आपके डेस्क पर रखिए। चलो। सर रिपोर्ट के मुताबिक अदी का डायग्नोज ही गलत हुआ था। उसका इलाज स्टमक इन्फेक्शन का चल रहा था, जबकि प्रॉब्लम कैंसरस ग्रोथ की थी। अदी के दिल के पीछे एक ट्यूमर जैसी चीज बढ़ रही थी जो कैंसरस थी, और वो इतनी बढ़ गई कि उसका दिल उसका दबाव नहीं झेल पाया और नतीजा हार्ट फेलियर। मतलब हॉस्पिटल का अंदाजा शुरू से ही गलत था। डॉक्टर पूनम आदि की बीमारी को डायग्नोज कर ही नहीं पाए। डॉक्टर पूनम नहीं सर। तो कौन? मुझे मेरे वकील से बात करनी है। बात करा मैंने उससे। लॉ की जरूरत तो पड़ेगी तुम दोनों बाप बेटे को। आखिर जाली डिग्री के सहारे प्रैक्टिस कर रहे थे, और सर हम लोग शक उस डॉक्टर पूनम पर कर रहे थे। ये सब आप क्या कह रहे हैं? सही तो कह रहे हैं हम। अब तो सारे सबूत हैं हमारे पास। तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स, मेडिकल बोर्ड के डॉक्यूमेंट्स
सबकी जांच की है हमने, सबके सब जाली। लंबे समय के लिए अंदर जाओगे तुम लोग, लेकिन उसके पहले ये बताओ कि पूनम कहाँ है? बोलो। तो सब कुछ पता चल गया था उसे? किसने मार दिया उसे? नहीं सर, नहीं, पूनम ठीक है। शेखर, सर मैं बताता हूँ। सर, उस दिन पूनम ने मुझे धमकाया था। ये सब तुम्हारी गलती है। ये क्या डायग्नोस किया तुमने? तुम जानते थे उस बच्चे के चेस्ट में कैंसरस ग्रोथ थी? तुम्हारी वजह से वो बच्चा मरा है। वो नहीं, बहुत सारे पेशेंट तुम्हारी वजह से ही मरे हैं। पूनम प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। बस अब बहुत हो गया। अब तुम्हारे और तुम्हारे पापा की ये बातें मैं और नहीं छिपाऊंगी कि तुम दोनों जाली डिग्री लेके घूमते हो। तुम्हारी वजह से एक नहीं, बहुत सारी जाने गई हैं इस हॉस्पिटल में। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैंने एक पेशेंट की जान बचाने की कसम खाई है। तुम्हारे लिए हिपोक्रेटिक ओथ कोई मायने नहीं रखता, लेकिन मेरे लिए रखता है। और ये बात मैं और नहीं छिपाऊंगी। पुलिस को जाके बता। पूनम मेरी बात मान सुन। तुम घर जाओ प्लीज, जस्ट गो होम। देखो हम आज नहीं कल बात करेंगे, ठीक है? और अगर तुम चाहती हो तो मैं और मेरे पापा कल से प्रैक्टिस बंद कर देंगे। फाइन। उसके बाद मैं पैनिक हो गया और पापा को कॉल किया और सब बता दिया पापा को। उन्होंने कहा कि वो सब संभाल लेंगे। बेटा तुम ठीक तो हो ना? तुम सही हो। मुझे शेखर ने सब कुछ बता दिया है। ऐसी गलती बार बार होनी नहीं चाहिए। मैं और शेखर हम दोनों अपनी प्रैक्टिस बंद कर देंगे। आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम, लेकिन बेटे एक हाउस कॉल आया है, पुराना पेशेंट है और मैं चाहता हूं कि तुम मेरे साथ चलो। मैं और कोई रिस्क लेना नहीं चाहता। प्लीज। ओके पापा। ओके, लेट्स गो। उसके बाद पूनम को मैं मेरे फार्म हाउस पर ले गया और उसे वहां लॉक कर दिया। सोचा कि वो समझ जाएगी, अपना जिद छोड़ देगी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब पूनम कहाँ है? कहाँ है पूनम? दो मामले जो जुड़े हुए से लगने के बावजूद असलियत में बिल्कुल अलग और जुदा साबित हुए। एक तरफ अपनी महत्वाकांक्षाओं की वजह से दृष्टि को अपने प्राणों से हाथ धोना पड़ा, और दूसरी तरफ यशवंत ने अपने अति महत्वाकांक्षी स्वभाव के कारण जाली डिग्री के बलबूते पर डॉक्टरी का पेशा अपनाया। इतना ही नहीं, अपने बेटे शेखर को भी इस तरह की जाली डिग्री दिलवाकर अपने ही नक्शे कदम पर चलवाया, और नतीजा इनकी लापरवाही की वजह से कई मरीजों की जान गई। पुलिस आखिरकार डॉक्टर पूनम को बचाने में सफल रही, और साथ ही पुलिस चंद्रिका को भी इंसाफ दिला पाई। हर इंसान को जीवन के किसी न किसी मोड़ पर एक डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। यह बेहद जरूरी है कि गंभीर मामलों में एक सेकंड ओपिनियन, किसी दूसरे डॉक्टर की भी राय ली जाए, और सिर्फ मेडिकल रीजंस की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए भी कि आखिर डॉक्टर भी एक इंसान है और इंसान से गलतियां हो सकती हैं। लेकिन जीवन और मृत्यु के मामलों में एक छोटी सी गलती भी महंगी साबित हो सकती है। इन बातों से अवगत रहें, सतर्क रहें। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।